आज की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो पीएचडी कर रहा था, गोल्ड मेडलिस्ट, पूरा एकेडमिक करियर शानदार, बेहतरीन तेज दिमाग, पढ़ने में लाजवाब, और उसे कत्ल करना था। और उस कत्ल के लिए उसने कत्ल से पहले और कत्ल के बाद जो प्लानिंग की, खुद इस केस की जांच करने वाले जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे, पुलिस वाले, वो भी दंग थे उसके जहन दिमाग पर। इस कहानी की शुरुआत होती है 30 मई 2016 को। 30 मई 2016 को कर्नाटक के हुबली इलाके में एक खेत में एक लाश मिलती है। कुछ किसान उस रास्ते से गुजर रहे थे। खेत के बीच में कुछ कच्चे रास्ते थे जहाँ से अमूमन लोग कम गुजरते थे, और उस वक्त कुछ बारिश भी हुई थी तो उधर से कम जा रहे थे। लेकिन एक रोज़ एक किसान गुजरा और उसने देखा कि एक लाश जो बुरी तरह ख़राब हो चुकी है, आधी ज़मीन के अंदर आधी बाहर। उसने फ़ौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश की हालत सचमुच ख़राब थी, कपड़े भी गल चुके थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस लाश के गले में एक सोने का चेन था जिस पे एक लॉकेट था। उस लॉकेट पर डबल ए लिखा हुआ था। इसके अलावा और कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, आसपास कोई फ़ोन नहीं मिला। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, मॉर्चरी भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। वक्त बीतता रहा, कोई क्लू नहीं मिला। आसपास के जितने पुलिस स्टेशन, सब जगह मिसिंग कोई ऐसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसको भी खंगाला गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पुलिस बिल्कुल अंधेरे में। लाश किसकी है, मरने वाला है, मरने वाली कौन है, क्योंकि उसको देखकर ये रिपोर्ट से पता चल गया कि ये किसी फीमेल की लाश है जिसकी उम्र करीब 20 से 25 साल के दरमियान है। अब पुलिस हर तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई सुराग नहीं। 30 मई को ये लाश मिली थी। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बीत गए, कुछ फ़ायदा नहीं। तभी अक्टूबर का महीना आता है और 24 अक्टूबर को एक शख्स जिनका नाम गिरिधर, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी लास्ट 29 अक्टूबर 2014 से गायब है। 29 अक्टूबर 2014 और रिपोर्ट लिखाने अब वो आ रहे हैं 16 में। पुलिस ने पूछा कि इतने महीनों से आपकी बेटी गायब है, इतना टाइम क्यों लिया? उन्होंने कहा हमने हर तरफ ढूंढा, फिर ये हुआ कि पुलिस तक जाएंगे तो ख़ानदान तक बात जाएगी, पड़ोसियों तक बात जाएगी, जवान लड़की है, बेइज्जती महसूस होगी, बदनामी होगी, इसलिए हम अपनी तरफ से ढूंढ रहे थे। फिर ये लगा था वो कहीं चली गई होगी। लेकिन अब जब इतने महीने बीत गए तो हमें कुछ लगा कि गड़बड़ तो नहीं, और इसीलिए हम रिपोर्ट लिखाने आए। अब लाश मिलने के कई महीने के बाद पता चला कि जिस लड़की की लाश मिली थी उसका नाम अर्पिता है। अर्पिता एक बीएससी की स्टूडेंट एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रही थी, ठीक ठाक थी पढ़ाई करने में, और वो इसी हुबली सिटी में पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। अब लाश किसकी है तो पता चल गया, लेकिन अर्पिता का मोबाइल नहीं मिला। खैर उसका नंबर घर वालों से पता चला। उस नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए, उस कॉल डिटेल को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसको छाना गया। जितने भी उसके कॉलेज के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, जिन जिन लोगों से मिलना जुलना था, हर एक से पूछताछ की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई ऐसे नंबर जिस पर कुछ डाउट हो, कोई कामयाबी नहीं। पुलिस तफ्तीश करती रही, हाथ अब भी कुछ नहीं लगा है। इसी बीच में होता यह है कि 2015 में एक कत्ल होता है MM कलबुर्गी। ये बहुत ही मशहूर केस था, वाइस चांसलर कन्नड़ यूनिवर्सिटी के हम्पी, इनका कत्ल हो गया था MM कलबुर्गी का। ये मामला बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया, तो ज़्यादातर पुलिस फोर्स इस केस को सुलझाने में लग गई। अब इस केस के चक्कर में, क्योंकि बेंगलुरु और ये सारी जो अर्पिता का केस था वो हाशिए पे चला गया, एक लंबा वक्त लगा कलबुर्गी साहब के कत्ल के केस को सुलझाने में। अर्पिता का केस ठंडे बस्ते में रहा। फिर वो केस शांत हुआ तो पुलिस दोबारा से इस केस की तफ्तीश में जुटती है। 30 अगस्त 2015 को बल्कि कत्ल हुआ था कलबुर्गी साहब से, तो उसमें ये जांच चल रही थी। अब पुलिस फिर से जांच करती है, खंगालती है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इतने लोगों से पूछताछ हुई, कोई फ़ायदा नहीं। फिर एक एक करके सारे दोस्तों से पूछताछ होती है। इन्हीं दोस्तों से पूछताछ के दौरान जब बातचीत हुई तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड और के हिसाब से और पुराने दोस्तों के हिसाब से जो लिस्ट निकाली पुलिस ने, तय किया कि एक एक दोस्त से बात करेंगे। उनमें से एक दोस्त का नाम आया अरुण। अभी अरुण नाम का जो दोस्त था, इसके नंबर कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी थे अर्पिता के, पर अरुण हुबली में नहीं बल्कि बेंगलुरु में पढ़ रहा था, और वो उस वक्त पीएचडी कर रहा था। ग्रेजुएशन में कभी अरुण और अर्पिता एक साथ पढ़ा करते थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में।
लेकिन फिर बाद में वो कॉलेज से निकल गया और अर्पिता शायद फेल कर गई तो वो थोड़ा पीछे रह गई। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो धीरे धीरे दोनों में थोड़ी सी दूरी भी आई क्योंकि शहर बदल गया, लेकिन फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। तो उसी फ़ोन से और दोस्तों से अरुण की भी सच्चाई सामने आई। पुलिस ने अरुण से पूछताछ की। अरुण से कुल 4 बार पुलिस ने पूछताछ की। 4 बार जब पूछताछ की तो अरुण का जवाब हमेशा यही था कि वो और अर्पिता एक अच्छे दोस्त थे। शुरुआत में एक कॉलेज में थे, लेकिन फिर कॉलेज बदल गया। मैं निकल आया बेंगलुरु, वो रह गई हुबली में। पर हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी, कोई ऐसा इश्क मोहब्बत की बात नहीं थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि अच्छा आप कब कहाँ थे, क्योंकि ये जो 30 मई को लाश मिली थी उसके इर्द गिर्द की तारीख, उससे पहले की तारीख में कहाँ थे। तो उसने कहा कि मैं बेंगलुरु में अपने रेंट के रूम में था जहाँ मैं पढ़ाई करके रहता हूँ और दिन में कॉलेज में था। अब पुलिस ने चेक किया तो पता चला कि वाकई जिस दिन की बात हो रही है वो उस दिन कॉलेज में था, अटेंडेंस लगा हुआ है और उसके मोबाइल का लोकेशन भी बेंगलुरु में था। 4 बार पूछताछ, उसने सारे सवालों के जवाब और लगभग हर बार सवालों के जवाब एक ही तरह से वो देता रहा। अब धीरे धीरे वो शक के राडार से गायब हो गया, लेकिन इधर अर्पिता का कोई कातिल नहीं मिल रहा है। पुलिस परेशान, सारे घोड़े खोल दिए, कोई सुराग नहीं। इधर उधर हाथ मारती रही पुलिस। फिर अफसर भी चेंज हुए। फिर जब अफसर चेंज हुए तो उन्होंने फिर से कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया बारीकी से कि शायद इसी से कुछ क्लू मिले। तो जब उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो अचानक एक जगह पर एक चीज़ पे नज़र पड़ी और वो चौंक उठे। वो इसलिए चौंक उठे कि अर्पिता जब गायब हुई थी उस गायब होने से 2 दिन पहले तक अर्पिता के मोबाइल पर एक भी कॉल अरुण का नहीं था। बल्कि अर्पिता ने उसको कॉल किया, अरुण ने कॉल नहीं उठाया। अर्पिता ने उसको मैसेज किए, उसने मैसेज के रिप्लाई नहीं किए। ये अर्पिता की गुमशुदगी से 2 दिन पहले और जिस दिन अर्पिता की लाश वहाँ डंप की गई उस दिन की बात है। उससे पहले की जो पूरी हिस्ट्री बता रही थी कॉल डिटेल रिकॉर्ड की, वो ये बता रही थी कि जब जब अर्पिता ने कॉल किया अरुण ने एक बार में कॉल उठाया, लंबी बात की, वापस अरुण ने भी कॉल किया। अर्पिता ने जब जब मैसेजेस किए उसने फ़ौरन मैसेजेस के रिप्लाई किए। लेकिन जब वो गायब हुई उस दिन से लेकर पिछले 2 दिनों तक कई कॉल थे अर्पिता के, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक किया और ना ही मैसेज के जवाब दिए। अब ये बात बड़ी अटपटी, क्योंकि थ्रू आउट जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड की हिस्ट्री बता रही थी कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर इन 2 दिनों में क्या हुआ जब अर्पिता गायब हुई कि अरुण उससे बात नहीं कर रहा था। 4 बार पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी थी। अब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है और जिस तरीके से अरुण 4 बार पूछताछ में सवालों के जवाब दे रहा था पुलिस भी हैरान थी। अमूमन कई बार जब पूछताछ होती है, एक बार आज हुई, एक बार 2 महीने बाद, एक बार 3 महीने बाद, तो कई बार लोग अटकते हैं कि अच्छा उस दिन कौन सा था। तो कभी कहते हैं सैटरडे, फिर नहीं संडे, या कहते हैं नहीं फ्राइडे। आदमी भूलता है, कलर भूल जाता है, कई बार नंबर, पता, या एग्जैक्ट उस दिन मिले तो वो कहाँ पे मिले, क्या था, क्या खाया, क्या पिया। और उनका हर स्टेटमेंट बिल्कुल पहले स्टेटमेंट जैसा था। वो जब जो कहता उसी चीज़ को वो 4 बार जब पूछताछ हुई एक एक चीज़ रिपीट करता। मतलब उसके स्टेटमेंट में कहीं भी एक भी चीज़ मिसमैच नहीं थी बाकी के स्टेटमेंट से। अब कोई भी शख्स ये तभी कर सकता है जब वो बिल्कुल तैयारी करके आया हो। अब पुलिस को लगा कि यार इसके स्टेटमेंट रिटर्न में थे, साइन भी कराया, हर स्टेटमेंट को पढ़ा तो उस स्टेटमेंट में एक भी गड़बड़ झाला दिखाई नहीं दिया। वो कहीं अपने स्टेटमेंट से पीछे ही नहीं हटा। जो उसने पहली बार कहा वही दूसरी बार, वही तीसरी बार, वही चौथी बार। और कोई दोस्त इस तरीके से रडार पे नहीं आ रहे, कोई मोटिव पता नहीं चल रहा है। लेकिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड जब अर्पिता गायब हुई उस दिन उससे 2 दिन पहले एक बार भी बात नहीं। और सबसे अजीब बात यह कि अर्पिता के कॉल का रिप्लाई न करना और मैसेज का जवाब नहीं देना, ये पिछले की हिस्ट्री से बिल्कुल अलग था। तो इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ? अब पुलिस को डाउट हुआ, 4 बार पूछताछ कर चुकी थी और पुलिस इतने अब अरुण को खामोशी से एक तरह से नज़र रख रही है, उसके बारे में खंगाल रही है। पता चला कि उसके फादर वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एक भाई आर्मी में है, पूरा घर पढ़ने लिखने वाला, और ये खुद ब्रिलियंट स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी कर रहा है और तेज़ तर्रार स्टूडेंट। इसका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना शानदार है और वो सच में सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था। लेकिन ये 2 दिन का गैप कॉल और मैसेज का पुलिस को खटक रहा था। पुलिस ने कहा कि अगर फिर से अरुण को ये हुआ था कि बुलाकर पूछताछ करते हैं।
उन्होंने कहा ये जितना ब्रिलियंट है फिर पुलिस को घुमाएगा, तो क्या किया जाए। आईओ ने अपने सीनियर अफसरों से बात की, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बिना अरुण को बताए हुए सीधे बेंगलुरु चलते हैं, पता अरुण का लिखा ही हुआ था, और उसके कमरे पर चलकर उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, शायद हमें कोई सबूत मिल जाए। तय हुआ कि ठीक। अब हुबली पुलिस की एक टीम बिना अरुण को इन्फॉर्म किए हुए बेंगलुरु पहुंच जाती है। बेंगलुरु में सीधा अरुण के दरवाजे पर दस्तक देती है। अरुण दरवाज़ा खोलता है, सामने वही पुलिस वाले जिनसे वो 4 बार सवाल जवाब कर चुके थे। उनको देखकर वो हैरान, क्योंकि इन्फॉर्म किया नहीं। पुलिस वाले भी उसको मुस्कुरा कर कहते हैं कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, बस बेंगलुरु केस के सिलसिले में आए थे, आपसे 2-4 सवाल और पूछने हैं। अरुण इतना फिर कॉन्फिडेंट कि उसने कहा जी आप पूछिए, आपने क्यों यहाँ आने की तकलीफ़ की, मैं ही आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आराम से इधर उधर की बात की, उसको ये एहसास ही नहीं कराया कि उसके ऊपर डाउट है। बातचीत करते हुए अचानक पुलिस ने कहा कि हमें अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आपके कमरे की तलाशी लेनी है। तलाशी का पेपर लेकर आए थे। अरुण ने कहा ठीक है, क्योंकि घर में क्या मिलेगा, हथियार ही है, वो मोबाइल उसे सब पता था कि तो सब डिटेल निकाल चुके हैं। वो भी बेफिक्र लापरवाह, उसने कहा जो भी तलाशी लेनी है लीजिए। अब पुलिस वाले उसे घर की तलाशी ले रहे हैं। कमरे में किताबों के अलावा कुछ नहीं, लेकिन उन्हीं किताबों के बीच पुलिस को एक डायरी मिली। जैसे ही पुलिस की नज़र उस डायरी पर पड़ी और पुलिस ने उस डायरी को उठाया, अचानक अरुण घबरा गया। पुलिस वाले उसके चेहरे को पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने डायरी खोलकर पढ़नी शुरू की। जैसे ही डायरी के सिर्फ 2 पन्ने पढ़े, पुलिस को समझ में आ गया कि अर्पिता का कातिल कौन है। ये डायरी अरुण की थी और अरुण ने अर्पिता के कत्ल की पूरी कहानी उस डायरी में लिखी हुई थी। तसल्ली से बैठकर पहले पुलिस ने डायरी पढ़ी, फिर अरुण को कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा। उसे हुबली लेकर आए। हुबली आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने वहाँ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरुण को पेश किया और कहा कि अर्पिता का केस सॉल्व हो गया, अर्पिता का कातिल मिल गया और वो कोई और नहीं, अरुण है। अब एक डायरी से ये केस कैसे खुला? जब पुलिस ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा कि किसी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर की डायरी है ये। उस डायरी में उसने कोई क्राइम सीन नहीं लिखा था, वो इतना होशियार था कि क्या हुआ कैसे हुआ। उस डायरी में सिर्फ ये था कि 30 मई को जब लाश मिली अर्पिता की, पहली बार ये खबर छपी तो वो खबर मीडिया में किस तरह की थी, क्या क्या उसमें एंगल थे, क्या क्या उसमें शक जताए गए। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो उस एफआईआर में क्या लिखा था। इस केस को जब आईओ ने इन्वेस्टिगेट किया तो उनकी इन्वेस्टिगेशन की लाइन क्या थी। जब उन्होंने सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले तो उसमें क्या मिला, कॉल डिटेल रिकॉर्ड में किन किन लोगों के नाम आए, कौन कौन लोग उसमें जीरो इन होते जिनके ऊपर शक होता। जिन लोगों से सवाल किए गए, पेरेंट्स से, कॉलेज में दोस्तों से और जानकारों से, उनसे किस तरह के सवाल किए गए, ये सारी चीज़ें उसने लिखी। और उसके बाद ये लिखा कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ आएगा तो मुझे किन किन सवालों का सामना करना पड़ेगा, मुझे उन सवालों के जवाब कैसे देने होंगे, मुझे अगर कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर जवाब देना होगा तो क्या दूंगा। उसने ये तक लिख रखा था कि ये जो 2 दिन मैंने कॉल नहीं किया है, अगर इस पर भी सवाल पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन ये उससे पूछा ही नहीं गया था, क्योंकि इसी की वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ था। तो पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, जो हो सकता था उसने उस डायरी में उसके नोट बनाए थे कि मुझे इस वक्त ये कहना है, इस सवाल पर ये कहना है, इस वक्त यहाँ बताना है, उस वक्त वहाँ बताना है। उसने पूरी केस स्टडी एक बना रखी थी उस नोटबुक में अपने आप को बचाने के लिए। कन्नड़ में एक फिल्म आई थी दृश्या, इसी दृश्या से इंस्पायर था वो, लेकिन वो आधा था, बाकी उसका अपना दिमाग था। अब इस डायरी ने उसकी भेद खोल दी। अब उसे कहानी बतानी थी कि कैसे क्या हुआ। तो कहानी ये थी कि जब ये दोनों 12th में थे तभी अर्पिता और अरुण एक दूसरे के दोस्त बने, फिर दोनों में प्यार हो गया। फिर इसके बाद कुछ वक्त तक कॉलेज में रहे, बल्कि वो कॉलेज में था, ये 12वीं में, ये इश्क मोहब्बत चलता रहा। लेकिन अरुण पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था। उसे यह था कि करियर में कुछ, लाइफ में कुछ करना है और पढ़ने लिखने में तेज़, तो उसका अपना पढ़ाई पे फोकस था। लेकिन अर्पिता उसकी ज़िंदगी में थी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब अर्पिता इधर पढ़ाई की तरफ से अपना ध्यान हटाने लगी और वो इसलिए फेल भी हुई। अब लेकिन इधर जब ये पीएचडी करने लगा तब ये हुआ कि अर्पिता ने कहा आप शादी कर लेते हैं। लेकिन
अरुण अभी शादी नहीं करना चाहता था, उसका पूरा फोकस करियर पे था। उसे ये था कि पहले स्टडी कंप्लीट करें फिर करेंगे। इधर जब अर्पिता फेल हुई तो अरुण को ये लगा कि ये इस तरीके से पढ़ने लिखने में तेज़ नहीं है। उसे लगा आगे चलकर ज़िंदगी में वो जोड़ी फिट नहीं बैठेगी, तो वो धीरे धीरे अर्पिता से किनारा करने लगा। अर्पिता लेकिन शादी के लिए दबाव डालने लगी। उसने कहा हम तुम्हारी फैमिली को बता देंगे कि हमारा अफेयर है और तुम शादी से पीछे हट रहे हो। अरुण अपनी फैमिली को लेकर बहुत डरता था। पिता स्ट्रिक्ट थे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एक भाई आर्मी में था, तो वो अपने फैमिली को लेकर बड़ा डरता था। और उसे यह हो गया कि घर में पता चल गया तो फिर क्या होगा। इधर अर्पिता उसे लगातार दबाव बना रही थी शादी करने की। इन सब के बीच में वो इतना तंग आ गया कि उसने फिर ये तय किया कि वो अर्पिता को रास्ते से हटा देगा ताकि ये बात किसी को पता ना चले। और फिर इसी के बाद उसने कत्ल की प्लानिंग शुरू की। लेकिन वो चाहता था कि कत्ल ऐसा हो कि बिल्कुल फुल प्रूफ हो, किसी को पता ही नहीं चले। इसी के बाद उसने कैसे कत्ल करना है और वो पकड़ में ना आए उसकी तैयारी की। 29 अक्टूबर जिस दिन से ये मिसिंग थी अर्पिता, उस दिन अरुण ने अर्पिता को फ़ोन किया और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बट उसने अपने मोबाइल से फ़ोन नहीं किया, उसने एक पीसीओ से जाकर फ़ोन किया। और पीसीओ से भी फ़ोन बेंगलुरु से नहीं किया, हुबली पहुंचकर किया। हुबली के पीसीओ से लोकल कॉल। अपना मोबाइल इसने बेंगलुरु के अपने कमरे में ऑन करके साइलेंट मोड पर रख दिया, क्योंकि उसे पता था मोबाइल यहाँ रहेगा, साइलेंट रहेगा, घंटी भी बजेगी, लोकेशन बेंगलुरु का आएगा। अपने साथ वो मोबाइल लेकर नहीं गया हुबली। हुबली पहुंचकर पीसीओ से फ़ोन किया, उसने कहा मुझे तुमसे मिलना है। अर्पिता वैसे ही उससे मिलना चाहती थी। वो दोनों मिले, फिर वहाँ एक लोकल लेक में गए, फिर उधर उधर घूमा, फिर शाम के 7 बज गए। एक ऑटो रिक्शा से दोनों शहर के थोड़ा बाहर निकले। एक सुनसान जगह पर ऑटो रुकवा कर अब ये दोनों पैदल चलने लगे। लगभग अंधेरा हो चुका था। मौका देखते ही अरुण ने अर्पिता के ही दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद वहीं पास में खेत में गड्ढा किया। 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, मिट्टी गीली थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और फिर उस गड्ढे में लाश को दफना दिया। लेकिन वो पूरी तरह से नहीं दफना पाया था। बाद में और बारिश हुई, मिट्टी हट गई, लाश का कुछ हिस्सा बाहर आ गया। और उसके बाद ये सब करने के बाद उसी रात ये हुबली से वापस बेंगलुरु पहुंच गया और बेंगलुरु में अपना नॉर्मल रहने लगा। लेकिन उसे पता था कि एक रोज़ लाश भी मिलेगी, एक रोज़ पुलिस जांच भी करेगी और एक रोज़ उसका भी नाम आएगा, क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहा। और ये भी पता था कि उसका मोबाइल वो ले भी लेगा तो भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में उसका नाम आएगा। तो मोबाइल अपने साथ ले गया। वो मोबाइल को फेंक दिया उसने नदी में, लेकिन सिर्फ मोबाइल फेंका था। पिछले कॉल डिटेल रिकॉर्ड तो वो फेंक ही नहीं सकता था, न मिटा सकता था। तो ये सब करने के बाद भी उससे इतना यकीन था कि एक रोज़ पुलिस इस लाश को निकालेगी, ये पुलिस तक लाश पहुंचेगी और इस कत्ल की कहानी खुलेगी और उस कत्ल की जांच में वो भी आएगा। और उसी की तैयारी उसने शुरू की। 1.5 साल तक तैयारी करता रहा। हर डायरी पे आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे होगा, नोट करता रहा, लिखता रहा। लेकिन सिर्फ उसकी एक खुद के बचाव के लिए जो चालाकी थी कि मोबाइल रखा, लेकिन 2 दिन तक कांटेक्ट नहीं किया। अब उस डायरी में ये भी था कि 2 दिनों तक कांटेक्ट इसलिए नहीं करना है ताकि लास्ट कॉल, लास्ट मैसेज में अक्सर क्राइम के केस खुल जाते हैं। तो वो नहीं चाहता था कि वो लास्ट मैसेज या लास्ट कॉल उसका हो, क्योंकि सबसे पहले पुलिस किसी भी क्राइम में जो लास्ट 2-4 कॉल होते हैं उनसे पूछताछ करती है, और वो चाहता था पूछताछ में उसका नंबर बहुत बाद में आए। तो इसीलिए उसने 2 दिन तक कॉल नहीं उठाया, मैसेज आया रिप्लाई नहीं किया, खुद कॉल नहीं किया, क्योंकि वो अर्पिता की मौत से पहले के आखिरी 2-4-5 लिस्टेड जो कॉल करने वाले थे या मैसेज करने वाले थे उनसे दूर रहना चाहता था। और यही एक गलती पुलिस के लिए शक की वजह बन गई, जिसकी वजह से पकड़ा गया। बाद में इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, पढ़ाई छूट गई। लेकिन फिर 2.5 साल के बाद अरुण को जमानत मिल गई। ये कोर्ट में अब भी लोअर कोर्ट में यह मामला चल रहा कत्ल का अर्पिता के, लेकिन अरुण इस वक्त जमानत पर बाहर है। लोअर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। फैसला शायद अब जल्दी आ जाए, इस बात की उम्मीद है। तो ये थी कहानी एक ऐसे कातिल की जो पुलिस से 2 कदम आगे रहना चाहता था। लेकिन वही होता है कि कई बार छोटी छोटी गलतियां भी आपके सारी जो प्लानिंग है उसकी धज्जियां उड़ा देती हैं।
तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मंसूर आलम इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मंसूर साहब। और ये भेजा है शगुफ्ता ने। इसके अलावा अनिल सिंह तोमर, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनिल भाई। और ये भेजा है सुमित तोमर ने। साथ ही गुंजन पांडे, इनका भी आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे गुंजन साहब। और ये भेजा है निरंजन ने। इसके अलावा रवि शेखावत, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रवि शेखावत भाई। और ये भेजा है अनिल शेखावत ने, उनके भाई हैं। साथ ही आज अस्मा खातून, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अस्मा। और ये भेजा है नीलिमा ने। इसके अलावा गुरिंदर सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुरिंदर जी। और ये भेजा सतविंदर जी ने, उनके ब्रदर हैं। साथ ही आज शिल्पा उपाध्याय एंड रवि उपाध्याय जी की एनिवर्सरी है। तो शिल्पा जी और रवि साहब, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई, हैप्पी एनिवर्सरी। और ये भेजा है नीरज, खुशबू, अंकित, इसके अलावा जूही, किशन एंड काजल ने। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल कहानी में इतना ही।